Dear students, today we will talk about neuroimpulse conduction. Neuroimpulse conduction. As you know that neuron जो है it's an excitable cell. Neuron क्या है? Excitable cell. ये हमारे पास एक्सॉन. एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोलीमा. What's एक्सोलीमा? एक्सोलीमा is the membrane of axon. This is the membrane of axon. इसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलीमा. इस एक्सोलीमा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज गेटेड आयनिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं प्रेजेंट? वोल्टेज गेटेड आयनिक चैनल्स, VGIC, वोल्टेज गेटेड आयनिक चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सोलीमा. वोल्टेज गेटेड आयनिक चैनल्स कौन से चैनल्स है? ये वो चैनल्स हैं जो ओपन होते हैं ड्यू टू स्टिमुलस. वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स आर द आयनिक चैनल्स दैट ओपन ओनली ड्यू टू स्टिमुलस, जो स्टिमुलस की वजह से ओपन होंगे. दूसरी बात यह है कि जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, दीज आर सिलेक्टिवली परमेबल. सिलेक्टिवली permeable means it allows only selected molecules to pass through it. जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म. व्हाट्स एक्सोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म. जो फ्लूइड एक्सोप्लाज्म के बाहर है, द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड एक्सॉन, जो एक्सॉन के बाहर है, ये वाला फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ECF, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. ठीक. जो एक्सोप्लाज्म है, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. उसके अलावा यहां पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है. There is high concentration of proton, there is high concentration of potassium ion and negatively charged protein inside the exoplasm. अगर हम सोडियम आयन की बात करेंगे तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन इसमें कम है इन केस ऑफ एक्सोप्लाज्म. तो एक्सोप्लाज्म हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन and negatively charged protein, and there is low concentration of sodium ion inside the exoplasm. जो extracellular fluid है, ECF, extracellular fluid, इस extracellular fluid के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है. अपोज्ड टू दैट. गॉट इट? अब हमारा टॉपिक क्या है? न्यूरो इम्पल्स कंडक्शन. तो न्यूरो इम्पल्स कंडक्शन समझने के लिए आपको पहले पता यह होना चाहिए कि व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? जिससे एक्सॉन, एक्सोलीमा, अंदर से भी चार्ज होगा और बाहर से भी कोई चार्ज होगा. दिस इज अ वोल्टेज. द वोल्टेज डिफरेंस between inside and outside of the axon, उसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल. व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? वोल्टेज डिफरेंस. इट इज द वोल्टेज डिफरेंस between inside and outside axon, उसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे, पहला स्टेज इसमें आएगा रेस्टिंग स्टेज, ग्रेडेड पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल. ग्रेडेड पोटेंशियल आपके सिलेबस पर नहीं है तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे. ग्रेडेड पोटेंशियल कुछ नहीं है, इट्स सिंपली a small change in the membrane potential.
सपोज अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू है -50, अगर देयर इज चेंज इन द पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल -40 होगा या -55 होगा, देयर इज लिटिल चेंज, देयर इज ए लिटिल चेंज, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। ये आपके सिलेबस में नहीं, ठीक। पहला स्टेज जो है दैट इज रेस्टिंग फेज या पोलराइज्ड स्टेट। रेस्टिंग स्टेज या रेस्ट स्टेज या पोलराइज्ड स्टेट, ये वो स्टेज है जिस टाइम न्यूरॉन किसी भी इंपल्स को कंडक्ट नहीं करते। When neuron is not conducting any impulse, when neuron is not conducting any nerve impulse, उस फेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज और पोलराइज्ड फेज। अब इस टाइम क्या होगा, जो एक्सोलीमा है बेटा, क्या बेटा, एक्सोलीमा, जो एक्सोलीमा जो है ये इस टाइम परमेबल होगा किसके लिए, पोटेशियम के लिए। एक्सोलीमा इज परमेबल फॉर पोटेशियम। याद रखना बेटा, जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं वो सारे क्या हैं, क्लोज्ड। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड। एक्सोलीमा का मेम्ब्रेन जो है ये पोटेशियम के लिए क्या होगा, परमेबल। तो इसका मतलब ये है जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या होगा, पैसिवली डिफ्यूज आउट ऑफ द एक्सोप्लाज्म, मींस मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पहली बात ये है। एट द सेम टाइम यहां पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होगा, एक्टिवेट होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेशन। सेल बायो में पढ़ा होगा कि जिस टाइम सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है, मींस देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, वन एटीपी मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड, जिसकी वजह से तीन पोटेशियम आयंस, जिसकी वजह से तीन सोडियम आयंस मूव करेंगे फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू ईसीएफ, move from exoplasm to extracellular fluid and brings two potassium ions inwards। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से तीन सोडियम आयंस एक्सोप्लाज्म से बाहर जाएंगे और वहां से दो पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा। गॉट इट। देखो, दिस इज एक्सोन, दिस एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाहर क्या है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, इसमें सोडियम क्या है, ज्यादा है, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम कम है। जिस टाइम सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा तो उस टाइम बाहर सोडियम क्या है, ज्यादा, तो मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम लो टू हाई, तो यहां से सोडियम बाहर जाएगा। हाउ मेनी आयंस, 3। और बाहर क्या, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन कम, अंदर क्या है, ज्यादा, लो टू हाई, यहां पे भी होगा 2 पोटेशियम इनसाइड। तो यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज होगा। द मूवमेंट ऑफ आयंस आकर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, गॉट इट, जिसकी वजह से अंदर से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और बाहर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट्स -70 millivolts, दैट्स -70 millivolts।
तो पहला पॉइंट रेस्टिंग फेज में यह है कि न्यूरॉन्स इस टाइम पे न्यूरल इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट जो एक्सोलीमा होगा, इट्स परमेबल फॉर एक्सोलीमा, परमेबल फॉर पोटेशियम आयन। तो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम होगा। तीसरा पॉइंट सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो एट द एंड जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल आता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स, उसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये किस चीज से मेंटेन रहा? इस चीज के पीछे एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन। तो resting membrane potential is maintained by active transport of ions against electrochemical gradient and passive diffusion of ions. This is the first phase, which is known as resting phase or polarized phase. उसके बाद action potential. पहला फेज क्या? रेस्टिंग फेज। अब हमें क्या करवाना है? डिपोलराइजेशन। उसके बाद डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन मींस जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको क्या करना है? चेंज करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। तो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल जो है इट इज सडन rapid transient change in membrane potential. अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सडन चेंज आ जाती है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सडन चेंज आ जाती है उसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें डिपोलराइजेशन करना है। अब हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्टिमुलस चाहिए, कुछ स्टिमुलस होना चाहिए जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। व्हाट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? ये मिनिमम स्टिमुलस है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? मिनिमम स्टिमुलस जो हमें चाहिए किसके लिए? टू इनिशिएट डिपोलराइजेशन, ताकि डिपोलराइजेशन होगा। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मींस द मिनिमम stimulus required to initiate depolarization. उसका जो वैल्यू है that is -55 millivolts। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का जो वैल्यू है that's -55 millivolt। This is the minimum frequency, this is a minimum stimulus which is required to initiate depolarization. अगर threshold potential या threshold stimulus अगर हमने इससे कम स्टिमुलस दिया तब जाके डिपोलराइजेशन नहीं होगा। There is no impulse conduction। अगर हमने threshold stimulus से कम स्टिमुलस दिया तब जाके डिपोलराइजेशन नहीं होगा। Got it? Now depolarization.
अब हमने क्या दिया, ट्रिगर जोन पे हमने क्या दिया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट। ठीक, अगर हमने इसे कम दिया तब जाके डिपोलराइजेशन नहीं होगा। जब हम ये मिनिमम देंगे -55 मिलीवोल्ट तब जाके क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा। ठीक, तो एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो अराइज होगा, एक्शन पोटेंशियल विल अराइज एट ट्रिगर जोन, जिस टाइम हमने क्या दिया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, जो हमने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दिया तो उस टाइम जो मेम्ब्रेन पे जो एक्सोलीमा जो है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल जो है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स वो ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल विल ओपन। ठीक, ये सोडियम चैनल्स, ये सोडियम चैनल्स क्या होंगे, ओपन। लेकिन जो पोटेशियम के लिए चैनल्स होंगे वो क्लोज होंगे, पोटेशियम चैनल विल क्लोज। सपोज ये पोटेशियम चैनल ये बंद होगा, दिस इज सोडियम चैनल, इट विल ओपन। ठीक, उसके अलावा जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप होगा, अब वो काम नहीं करेगा। नाउ देयर इज द ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स ड्यू टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब सोडियम आयन चैनल्स ओपन हुए तब जाके क्या हुआ, तब जाके सोडियम जो है वो एक्सोप्लाज्म के अंदर आया। देयर अकर्स द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। अब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, जो एक्सोप्लाज्म मेम्ब्रेन है ये सोडियम के लिए क्या बना, परमेबल बना। ठीक, दिस रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनटू द एक्सोप्लाज्म कॉज द डिपोलराइजेशन। उसकी वजह से क्या होगा, डिपोलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है बाहर से क्या हुआ, नेगेटिव और अंदर से बना पॉजिटिव। ठीक, तो जो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया दैट इज अराउंड +35 to 40 millivolt, sorry 25 to 40 millivolts, +25 to 40 millivolts। बाहर से नेगेटिव अंदर से पॉजिटिव, उसी को हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, डिपोलराइजेशन occurs due to the influx of sodium ions। तो during depolarization sodium potassium pump stops, sodium channels open, that brings the sodium ions inside the exoplasm, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हुआ फ्रॉम -55 to +25 to 40। Got it? This is depolarization। उसके बाद repolarization। Third stage is repolarization। अब repolarization करवाना है तो during the repolarization जो सोडियम आयन चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स ये बंद होंगे, क्लोज, पोटेशियम चैनल्स ओपन, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम चैनल्स विल क्लोज। ठीक, जब पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो देयर आफ्टर द आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम, आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम, एक्सोप्लाज्म से पोटेशियम ईसीएफ में जाएगा, बाहर जाएगा, आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम कॉज रिपोलराइजेशन। तो अब यहाँ पे अगेन फिर से क्या आया, अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव। ठीक, तो जो ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल becomes -70 millivolts again। तो what is repolarization? It is the restoring the resting membrane potential from the excitation। जो depolarization हुआ तो depolarization के टाइम पे +25 to 40 मिलीवोल्ट हुआ, तो अब अगेन उसको कहां पे लाना है, -70 मिलीवोल्ट्स पे। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर करना है, उसी को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। रिस्टोर्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसी को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। ठीक, अगर
पोटेशियम चैनल्स ज्यादा टाइम के लिए ओपन रहे, इन केस पोटेशियम चैनल्स में ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, अगर पोटेशियम चैनल्स ज्यादा देर तक ओपन रहे तो ज्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा, तो मोर पोटेशियम विल मूव आउटवर्ड्स एंड दैट कॉज द हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन, तो हाइपरपोलराइजेशन पे क्या होगा, तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम चैनल्स remain open for longer time। तो यहाँ पे क्या था -70, तो अब ये और ज्यादा नेगेटिव होगा अंदर से, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा दैट विल बी अराउंड -80 मिलीवोल्ट्स, उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब हम ग्राफिकली समझते हैं। सपोज दिस इज voltage 0 millivolt, 0 millivolts, -70 -80 millivolts, and this is +30 millivolt। तो जो ग्राफ होगा that will be like this। तो -70 क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये होगा RMP, ये वाला। उसके बाद डिपोलराइजेशन होगा, कहाँ जाएगा, +30 मिलीवोल्ट पे, दिस विल बी द डिपोलराइजेशन। उसके बाद +30 मिलीवोल्ट से दोबारा कहाँ आएगा, -70 मिलीवोल्ट, तो यहाँ पे होगा रिपोलराइजेशन। उसके बाद अगर पोटेशियम चैनल्स ज्यादा टाइम के लिए ओपन है तब जाके आएगा हाइपर पोलराइजेशन, तो ये होगा हाइपर पोलराइजेशन। दिस ऑल अबाउट नो रेबल्स कंडीशन। थैंक यू।